नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम बजट से जुड़ी अपने दो सहयोगियों सुमित चतुर्वेदी और समीर दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शुरुआत में आपको दिखाएंगे और उसके लिए हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बजट की उम्मीदों से जुड़े बाजार के दो दिग्गजों की इनसाइट्स भी आपको सुनाएंगे और वहीं LIC म्यूचुअल फंड के CEO के साथ भी खास चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं रिपोर्ट्स की एक्सक्लूसिव खबर के साथ और सबसे पहले समीर के पास चलेंगे जो कि टेक्सटाइल से जुड़ी एक अहम खबर के साथ है। बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम में जो आवंटन है उसमें इजाफा हो सकता है। बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच सरकार के फैसले से टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा हो सकता है। पूरी खबर के साथ समीर बने हुए हैं। जी समीर, बताएं। बजट में सरकार का टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट एलोकेशन करीब 4,417 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 के लिए इसको बढ़ा करके करीब 5,500 करोड़ रुपए किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार PLI स्कीम में भी बढ़ोतरी, यानी कि जो बजटरी एलोकेशन है PLI स्कीम के लिए, इसके क्वांटम को बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसके साथ साथ PLI स्कीम की जो मियाद है इसमें भी छूट देना या इसकी मियाद को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है, उसका भी जिक्र हम बजट में होता हुआ उम्मीद इसकी कर सकते हैं। इसके साथ सरकार PLI स्कीम के अलावा भी जो अन्य इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है उसका भी अनाउंसमेंट बजट में कर सकती है, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को, विशेषकर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको फायदा पहुंचा जा सके। ये सब इसलिए क्योंकि सरकार को लगता है कि पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुआ है, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चोट पहुंची है, ये भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना रही है और इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मशीनरी है उनके इंपोर्ट पर ड्यूटी रैशनलाइजेशन पर भी विचार किया जा रहा है, जिसका जिक्र बजट में हो सकता है। और जो अलग अलग टाइप के जो टेक्सटाइल हैं, यार्न्स हैं, उसके इंपोर्ट पर कुछ हद तक छूट भी हम इस बजट में उसका अनाउंसमेंट होता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बजट में शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर भी एक बड़ी खबर आ सकती है और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। जी सुमित, बताएं। आने वाले बजट में भारत के शिपिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। शिपिंग सेक्टर जो है भारत का, उसमें काफ़ी जॉब्स हैं। इसके अलावा शिपिंग सेक्टर अभी 18वें पोजीशन पर है, पर भारत चाहता है कि शिपिंग सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इसलिए आने वाले बजट में इसको बढ़त मिल सकती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि शिपिंग सेक्टर के जो लोन्स हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा और इसी के साथ साथ ईजी फाइनेंसिंग नॉर्म्स होंगे। इसके चलते शिप बिल्डिंग को भी ज़्यादा सहूलत मिलेगी और उससे भी काफ़ी जॉब्स क्रिएट होती हैं। भारत में अभी जो शिप बिल्डिंग है वो लगभग 1% ही है और 1500 रजिस्टर्ड वेसल हैं पूरे दुनिया में भारत की, पर एक बहुत बड़ी संख्या है जो आने वाले समय में इसमें बढ़ सकती है। इसलिए इसको बजट में इस पे सपोर्ट देने की उम्मीद की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए आपका। और बजट से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की क्या है उम्मीदें, ये जाना हमारी सहयोगी कविता थपलियाल ने खास एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के दिग्गजों से। अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाता, इफ यू वुड हैव बीन द फाइनेंस मिनिस्टर, एक डिसीजन जो आप लेते और एक डिसीजन जो आप बिल्कुल भी नहीं लेते। सो DP सर, आई कम टू यू फर्स्ट। एक फैसला जो जरूर ही आप लेंगे और एक फैसला जो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देखिए, जब ये सरकार 10 साल पहले आई थी 2014 में, उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया था जिसको बोला था जनधन, जिसमें बहुत लोग इकट्ठे होके बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए थे। अभी समय आ गया 10 साल के बाद जितनी तरक्की हुई है कि अभी समय आ गया जन निवेश का। आई थिंक वी नीड टू हैव ए रेवोल्यूशनरी स्टेप जहाँ पे बॉटम ऑफ द पिरामिड कैसे कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके। उसके लिए मैं जरूर कोई ना कोई लूंगा स्टेप, ताकि ये जो जैसे सुनील सुब्रमण्यम जी ने बोला कि हमारे सिर्फ 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं, तो 5 करोड़ से अगले 5 साल में 15 करोड़ कैसे बन सकते हैं और कैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड, मिडल ऑफ द पिरामिड, जो मिड वैली हैं, उनको कैसे इसमें जोड़ा जा सकता है। वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिनटेक्स, वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग DPA, डिजिटल public digital infrastructure. How to harness that and do it with the help of the government, maybe with the some
इंफ्रास्ट्रक्चरल सो दैट इट बिकम्स वाइबल, और ज्यादा से ज्यादा लोग ना के ओनली बाहर के लोग पैसे यहाँ पे जो ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठा सकें, पर हर एक हिंदुस्तानी फैमिली अपनी कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके, वो देखना बहुत जरूरी है. मोर पेनिट्रेशन, मोर पॉजिटिव. एंड वन थिंग विच आई विल नॉट लाइक इट टू हैपन इज, वो सिर्फ यही है कि ऐसे जैसे सुब्रमण्यम ने बोला, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, नो सरप्राइजेस. कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ ठीक ठाक है. टैक्स लॉ यही रहे, सिर्फ फिक्स इनकम के ऊपर कुछ कर दें, बाकी सब ठीक है, उसमें कुछ और चिंता की जरूरत नहीं. All right. No bad news is good news. Mihir, if you are the finance minister, decisions that you will take, one decision that you will definitely take and one which you will not. कविता, देखिए, जब एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका लॉजिक ये था कि कैपिटल गेन्स कम करेंगे, लेकिन अब कैपिटल गेन्स भी है और एसटीटी भी है. तो ग्रेजुअली मेरे ख्याल से दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों में घटौती होनी चाहिए, या तो दोनों में से एक कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. वो आइडियली कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा. और आई थिंक माइंडसेट ये होना चाहिए कि पाई को कैसे ग्रो किया जाए, मार्केट कैप को कैसे ग्रो किया जाए, न कि मार्केट से कितना एक्सट्रैक्ट किया जाए. तो अगर ऐसी सिंप्लीफाइड हम टैक्सेशन पॉलिसी बना सकते हैं तो कैपिटल मार्केट्स के लिए और देश के लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रहेगा. क्या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो, एज डीपी सर सेड, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज. और कुछ भी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना किया जाए. एंड मेक श्योर दैट जो सिंप्लीफिकेशन है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें. हमने काफी टाइम देखा है कि सिंप्लीफिकेशन की इंटेंशन से काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली दे एंडेड अप बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो आई थिंक जो ओवरऑल प्रोसेसेस हैं उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें. इंटरेस्टिंग. सुनील सर, इस बार फिस्कल डेफिसिट के अंदर जो भी रूम है उसको जो डेवलपमेंट के लिए काम में करते हैं उसको पॉपुलिज्म का एक शेड दे, यानी डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म. क्योंकि जो भी खर्चा ये इंफ्रा कैपेक्स किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं वो पैसा बॉटम ऑफ द पिरामिड अल्टीमेटली आम जनता को पहुंचनी चाहिए. क्योंकि अभी जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण लीकेज तो कुछ नहीं है, मगर जो भी काम कर रहे हैं वो सीधा नीचे तक फिल्टर होने वाली बात, यानी आम जनता के अंदर उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए. ये उद्योगों में डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म उनका मुद्दा होना चाहिए इस बजट में. और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को मत हटाइए. अब सेविंग की जरूरत है देश को, और इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों को कायम रखिए. चलिए, तो ये तमाम दिग्गजों की राय. अगर वो फिनांस मिनिस्टर होते, उन्हें कुछ बदलाव करना होता तो वो क्या करते. चलिए बढ़ते हैं आगे. बाजार के उतार चढ़ाव में न्यू मल्टी एसेट फंड का निवेश अलग अलग एसेट क्लास में हो रहा है. LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO RK झा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि सेबी का 250 रुपए का SIP प्लान गेम चेंजर बन सकता है. उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने. हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO RK झा. सर, ET Now सुबह से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे ही समझना चाहेंगे, इस बाजार के जो उतार चढ़ाव का माहौल है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरह से बाजार की गिरावट हुई, तो क्या उसको देखते हुए आपके द्वारा ये मल्टी एसेट फंड लॉन्च किया गया है और इससे निवेशकों को किस तरह से फायदा होगा? देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये इन्वेस्ट करती है डिफरेंट एसेट क्लासेस में. इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, डेट में इन्वेस्ट करती है, और गोल्ड या सिल्वर या इन्वेट्स ये सब में इन्वेस्ट करेगी. तो कहने का तात्पर्य है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के कारण इस फंड की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बहुत ही स्टेबल और एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन किसी भी इन्वेस्टर के लिए हो सकती है, इसमें बन सकती है उसके लिए. और अभी की जो मार्केट सिचुएशन है, जिसमें हम लोग सभी जान रहे हैं कि 26 सितंबर को इंडेक्स जो है पीक की थी करीब 86,000, अभी 12-13% गिर के जो है सो ये 75-76,000 में आ गई. तो इस तरह की वोलाटाइल सिचुएशन में इस फंड में इन्वेस्ट करने से सभी इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन वो बना सकेंगे विथ मिनिमम डाउन साइड ऑफ देयर फंड्स विच दे विल बी इन्वेस्टिंग.
चलिए बढ़ते हैं आगे। मार्केट के दिग्गजों की बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, बजट में होने वाले ऐलान से मार्केट और इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, ये हमने जाना डॉक्टर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चौकसी और पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल से। हाउसिंग फाइनेंस फॉर एग्जांपल, आई थिंक हमें लग रहा है कि यहाँ पे से आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा बिकॉज हाउसिंग एज एन एक्टिविटी will continue to show relatively good growth. So housing finance would be a good story to follow. Consumer finance, retail finance, जिसके अंदर हमें लग रहा है कि आई थिंक कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑन राइज एंड वो कंटिन्यू रहेगा बिकॉज पर कैपिटा इनकम बढ़ते आ रही है, तो शायद उसके अंदर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी सिलेक्टिव पॉकेट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको सिलेक्टिवली ये स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की एक आपके एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट के अंदर से। अब इस बात में कोई हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इंडिया जैसा मार्केट है वो अगले 5-10 साल के व्यू से कोई भी इन्वेस्ट करे आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि ग्रोथ मार्केट है। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगले 3 महीने 6 महीने मार्केट को ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे ब्रेकआउट करने के लिए, न्यू हाइज बनाने के लिए। और ये जो स्पेशली ये जो रिजल्ट सीजन है, इसमें अगर कोई भी अंडर परफॉर्मेंस हुई, नेगेटिव रिजल्ट्स आए, तो मुझे लगता है मार्केट उन स्टॉक्स को काफी पनिश भी करेगा, जैसा मूड लग रहा है मार्केट का। एक जो बड़ा ट्रिगर है मार्केट के ब्रेकआउट के लिए वो फ्रैंकली है बजट। हमारी भी काफी उम्मीद है क्योंकि इंडस्ट्री से काफी रिप्रेजेंटेशन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, फाइनेंस मिनिस्टर को टैक्सेशन एडजस्ट करने के लिए, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए, लिक्विडिटी सिस्टम में इंक्रीज करने के लिए। तो एक बजट को छोड़ के मुझे नहीं अगले 3 महीने में कोई ऐसा ट्रिगर दिख रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट करके न्यू हाइस पे जाएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव नजर आया और आखिर में गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक टूटे। वैसे कैसा रहा बाजार में दिन भर एक्शन और हफ्ते भर का बाजार कैसा रहा, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो निफ्टी ने 7 मंथ के लो लेवल को टच किया और ये तीसरा हफ्ता है जब हमें लगातार इसमें बिकवाली नजर आ रही है। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी एक ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। 23,000 से लेकर 23,400, ये 400 पॉइंट्स का एक रफ रेंज है जिसके बीच में ही निफ्टी घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं। सेक्टर इंडिसेस देखें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी जिसने एक्चुअली 1 मंथ के लो लेवल को टच किया था, वहां से काफी एक स्मार्ट रिकवरी नजर आए, जिसके चलते इंडेक्स हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है वीकली बेसिस पे। साथ ही साथ ये वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर भी था। इसके अलावा हम अगर और इंडेक्स देखें तो यहाँ पे एफएमसीजी इंडेक्स भी हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है वीकली बेसिस पे। ऑन फ्लिप साइड अगर हम सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी रियलिटी वन ऑफ द टॉप सेक्टर लूजर नजर आता है और इस हफ्ते की जो बिकवाली है वो पिछले 10 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली भी है। इंडेक्स को अगर चार्ट पे देखें तो 9 मंथ के लो लेवल को भी छुआ है और ये चौथा हफ्ता है इसमें लगातार बिकवाली का। अगर इसके हम टॉप ड्रैगर्स देखें तो यहाँ पे हमें प्रेस्टीज और शोभा नजर आता है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है क्योंकि इंडेक्स ने 7 मंथ के लो लेवल को टच किया। साथ ही साथ ये तीसरा हफ्ता था लगातार बिकवाली का। इसके साथ साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी हमें सिमिलर मूवमेंट दिखा, जहाँ पे इंडेक्स का ये तीसरा हफ्ता था लगातार बिकवाली का। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव स्टांस रहा है हफ्ते वाइज में, लेकिन निफ्टी जो रेंज में फंसा हुआ है यहाँ पे एक थोड़ा न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आता है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अपनी सहयोगी रक्षा का, जो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में आखिर किन कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। जी रक्षा। अब देख लेते हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि अपने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली हैं, क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर जारी है। और 27 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में कोल इंडिया और टाटा स्टील अपने नतीजे जारी करने वाली हैं। कुछ और कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर रेलटेल, पेट्रोनेट LNG, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ACC, अडानी टोटल गैस, कैनरा बैंक, न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी कंपनियां जो हैं अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। 28 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में बजाज ऑटो और सिप्ला अपने नतीजे जारी करने वाली है। कुछ और कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर IOCL, TVS मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, पिरामल फार्मा, BHEL, जी शिपिंग राइट्स और कोलगेट जैसी कंपनियां अपने नतीजे जारी करने वाली है।
29 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी अपने नतीजे जारी करने वाली है। कुछ और कंपनियों की बात करें तो ब्लू स्टार, रेमंड, अंबुजा सीमेंट और जेके पेपर भी शामिल है। 30 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में BEL और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियाँ अपने नतीजे जारी करने वाली है। कुछ और कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर डाबर, बायोकॉन और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियाँ अपने नतीजे जारी करने वाली है। 31 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में जो कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी उनमें नेस्ले, सन फार्मा और ONGC शामिल होगी। कुछ और कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर मैरिको, इंडसइंड बैंक, LIC हाउसिंग और बंधन बैंक जैसी कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी। तो ये थे अगले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें रिजल्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट शामिल हैं, तो इन सब पर आप अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। जी रक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन है, इस बार आस्था के साथ साथ सेवा और सहयोग का अनूठा उदाहरण भी पेश कर रहा है। अदानी समूह की पहल पर इस भव्य आयोजन में आ रहे तीर्थयात्रियों के अनुभव को और भी खास बना रही है। आइए आपको विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गोरखपुर की हिंदू साहित्य छापने की मशहूर पब्लिशिंग कंपनी गीता प्रेस के साथ मिलकर अडानी ग्रुप महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को आरती संग्रह की मुफ्त किताबें बांट रहा है। यह धार्मिक पुस्तकें भक्तों को पूजा अर्चना और अन्य आध्यात्मिक अनुष्ठानों में मदद कर रही है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने 50 बैटरी से चलने वाले गोल्फ कार्ट्स की मुफ्त सेवा भी शुरू की है। यह सुविधा खास तौर पर बुजुर्ग, दिव्यांग और छोटे बच्चे वाले परिवारों के लिए मददगार है। यह सेवा महाकुंभ स्थल के सेक्टर 19 में इस्कॉन केंद्र के पास उपलब्ध है और दिन भर चलती है। अडानी जी जो है, जो भगवान जो संपत्ति जो देते हैं ना, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ना। तो अडानी जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो भगवान से प्रे करेंगे कि और उनका संपत्ति दे और उसी प्रकार भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अडानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छी सुविधा की है। भगवान करे इस बार की इनको बहुत धनमाया दी, अगली बार भी ऐसे ही देंगे और दुगना। अडानी जी बहुत अच्छा किया है और करते रहे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। उसको माता जी बहुत कमाई देवे, बच्चे को सब सुख की संपत्ति देवे और ऐसे ऐसा सबको सेवा करता रहे जिंदगी भर। और बहुत अच्छे है सब भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। अडानी ग्रुप की यह तमाम पहले यह दिखाती है कि कैसे कॉर्पोरेट संस्थाएं सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में योगदान देकर इन्हें और अधिक सुलभ और आरामदायक बना सकती है। ये प्रयास न केवल आस्था को संजोते हैं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक भी बनते हैं।